गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम आपका जो मेजर टेस्ट हुआ था उसी के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैंने आपका एग्जाम देखा है जो फिजिक्स का, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेंज आ रही है मार्क्स की वो अराउंड 20 ही आ रही है, जो कि 50% मार्क्स आपके ऑलमोस्ट 40 में से 50% मार्क्स आपके आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये रेंज बहुत अच्छी नहीं है। आपका जो पेपर का जो लेवल था वो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था। ओके, तो आपकी जो रेंज आनी चाहिए थी वो मोर और लेस 30 के आसपास आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको जो मैंने दिए थे मेजर टेस्ट के अंदर, वो हम ऑलरेडी आपके जो वीकली एग्जाम होते हैं वो उसके अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें से डिस्कस कर चुका था। ओके, तो मोर और लेस सेम टाइप की प्रॉब्लम ही मैंने मेजर टेस्ट के अंदर भी डाली थी, लेकिन स्टिल जो परफॉर्मेंस है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है। चलो ठीक है, तो आपका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी डिस्कशन जो करेंगे हम वो जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और आपका जो प्रॉब्लम जो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बस आंसर बताता हुआ चलूँगा उन प्रॉब्लम्स का। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी वो थी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर आपसे पूछी हुई थी कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है। ओके, तो आपको सभी को पता है प्रेशर की क्या यूनिट होती है, फोर्स बाय एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। तो फर्स्ट का जो आंसर था आपका एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वो था फर्स्ट का डी। ओके, सेकंड जो प्रॉब्लम थी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये बहुत बार कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n/2 ओके, तो ये क्वेश्चन मोर और लेस सभी बच्चों का ऑलमोस्ट सही है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका बी है, n/2 थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका x की वैल्यू आपको दी हुई थी, x = 80 + bt स्क्वायर। ठीक है, x आपको दिया हुआ था मीटर में और t दिया हुआ था आवर्स में। आपको निकालनी थी b की यूनिट निकालनी थी क्या हो, तो आपको क्या दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ है 80 + bt स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। आपको पूछा है यूनिट ऑफ b, x की यूनिट दी हुई है आपको मीटर, t की यूनिट दी हुई है आपको हावर। ओके, तो आपको पता है कि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, डायमेंशन और यूनिट दोनों सेम बात होती है। तो यूनिट ऑफ x शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ bt स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ x तो आपको पता है क्या है, उसकी मीटर है, और यूनिट ऑफ bt स्क्वायर तो यूनिट ऑफ b, और डायमेंशन ऑफ b आप निकाल बोल सकते हैं इसको इनटू यूनिट ऑफ t स्क्वायर। यूनिट ऑफ t स्क्वायर क्या है आपकी, हावर का स्क्वायर हो गया। तो यूनिट ऑफ b और डायमेंशन ऑफ b आप बोल सकते हैं वो क्या होगा, मीटर पर हावर स्क्वायर। याद ओके, तो जो आपका आंसर सही, करेक्ट आंसर जो आपका है इसके अंदर वो है आपका क्या, मीटर पर हावर स्क्वायर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, और इससे अगर बेटर प्रॉब्लम पूछनी होती तो क्या पूछ लेता, जैसे मैं पूछ लेता इसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ a/b और यूनिट ऑफ a/b, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था ये। तो जैसे आपको पता होगा, तो इसके जो अगर आपसे पूछ लेता, सपोज कर लीजिए कि डायमेंशन ऑफ a/b और यूनिट ऑफ a/b, तो आप कैसे फाइंड आउट करते? तो आपको पता है कि यूनिट ऑफ 80 किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिट ऑफ bt स्क्वायर, यूनिट ऑफ bt स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ 80, और या फिर आप यूनिट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको पूछा है डायमेंशन ऑफ a, इसको आप लिख सकते हैं इनटू डायमेंशन ऑफ t, ये होता है कि आपका डायमेंशन ऑफ b इनटू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। तो आपको a/b पूछा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a/b, इसको नीचे लेके आ जाएंगे। डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर क्या होता है, आवर स्क्वायर बाई t हावर, तो आपका आंसर आ जाता है हावर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो आपसे किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर आपका क्या है, हावर, मीटर पर हावर स्क्वायर। तो बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो है ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आपको बताया था कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके कोई भी डायमेंशन ना हो। तो ठीक है, अगर उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसका नेम से इंप्लाई कर रहा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी,
इसका मतलब क्या है, उस क्वांटिटी के कोई भी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन नहीं तो उसकी कोई यूनिट भी नहीं है। तो मैंने बताया आपको डायमेंशन और यूनिट एक दूसरे को हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी क्या होगी, ऑलवेज डज नॉट नेवर हैज ए यूनिट। ओके, फोर्स ए नेवर हैज ए यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू ड्राइव एनी फॉर्मूला। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत है, सभी बच्चों लिखा हुआ है ट्रू, ये इसने लिखा हुआ है, लेकिन जो आंसर आएगा वो आपका आएगा क्या, फॉल्स आंसर आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, मैंने आपको लिमिटेशन पढ़ाई थी डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला से हम हर टाइप के फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q और ये डिपेंड कर रही है L लेंथ पे, मास पे, टाइम पे, और इनकी पावर लग से A B C है। तो हम ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C, इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब ऑलरेडी हमने अज्यूम कर लिया कि L M T या तो मल्टीप्लिकेशन में अंदर होंगे या फिर डिवीजन के अंदर होंगे। सपोज कर लीजिए कि Q आपका कुछ इस तरह से वेरी कर रहा था, LM बाई T प्लस M T बाई कुछ इस तरह से आ रहा है। तो जो एडिशन वाली जो रिलेशन होती है या फिर कोई भी कांस्टेंट जिसके अंदर आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, सपोज कर लीजिए कि L M T के ऊपर डिपेंड कर रहा था, Q की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाती है, L प्लस M आ जाती है। तो जो आपके फॉर्मूले के अंदर तो ऑलरेडी आपने मान लिया कि तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर होगा या डिवीजन के अंदर होगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में हो सकती हैं, तो वो चीज़ हम कंसिडर नहीं कर पाते हैं किसके केस में, डायमेंशनल एनालिसिस के केस में। ठीक है, तो हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं, हम केवल वही फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं जिसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जिन भी फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं या वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो या तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो या फिर डिवीजन के अंदर हो, तभी हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे। अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर है तो हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स। हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाते। ये किस में आता है आपका, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे बेटा आपको दिया हुआ है प्रेशर ऑफ 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच प्रेशर इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बहुत सारे तरीके थे करने के। सबसे पहले तो न्यूटन और डाइन के अंदर मैंने आपको रिलेशन बताया है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। तो मैंने आपको बताया है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, 10⁵ टाइम। ये बहुत स्टैंडर्ड रिलेशन है, बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 10⁶ क्या दिया हुआ है आपको, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं एक डाइन की वैल्यू पूछूं आपसे तो 1 डाइन कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 10⁻⁻5 न्यूटन, ये उस साइड चला जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इसको मैंने लिख दिया 10⁶, ये डाइन है, डाइन को आपको न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने लिख दिया इसको क्या, 10⁻5 न्यूटन। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को आपको बदलना है किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे 10⁻², क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10⁻², और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो आप जब सोल्व करेंगे तो 10⁶, 10⁻5 ऊपर है, और ये ऊपर ये आ जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻², 10⁻⁴, इसको न्यूमरेटर के अंदर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻+4। तो हम जब इन तीनों को सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10⁻5, ये 10⁻1, तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये प्रेशर की यूनिट है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसके बाद आप कंपेयर करके लिखेंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, यहाँ से आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सी सही है इसके अंदर, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो ओके ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। 7 आपको dy बाई डी टी आपको दिया हुआ था 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी प्लस क्यू, सॉरी ओमेगा टी प्लस क्यू इज इक्वल टू। तो मैंने आपको बताया था कभी भी साइन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो आपको पता है कि ये जो एंटायर क्वांटिटी होती है ये भी डायमेंशनलेस होती है और इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है ओमेगा टी प्लस 5 ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसने आपको डायमेंशन पूछे इसकी, किसके, ओमेगा टी प्लस क्यू के, तो इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका d, इसके कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऑलरेडी आपको बताया हो कि एक्सेलेरेशन का डायमेंशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलेरेशन ही होता है डायमेंशन, ठीक है। तो और इसकी यूनिट भी क्या है, इसकी यूनिट से भी आप समझ सकते हैं कि इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 2 आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही, तो 8 का ए आंसर है, m की पावर तो 0 होगी, एल टी माइनस 2। 9th which of the following cannot be regarded as an essential characteristic of a unit of measurement, तो ये क्या बता रखा है, जैसे हमने यूनिट चैप्टर जब करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए किसी भी यूनिट्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट होनी चाहिए वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, सभी लोगों को एक्सेसिबल होनी चाहिए। जो यूनिट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कहीं बाहर जाके भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद उसको क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बार बार, जैसे सेम यूनिट 1 किलो का यहाँ पे बनाया तो मैं बार बार उसी 1 किलोग्राम वेट को मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, ये भी मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको, ठीक है। तो इनएक्सेसिबिलिटी, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो गया। एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि वो यूनिट हर जगह एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो हर जगह अवेलेबल नहीं, तो वो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, हर जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि वो इजीली तोड़ सकते हैं, वो टूटनी नहीं चाहिए यूनिट हमारी, ओके। थर्ड है इनवेरिएबिलिटी, वो वेरी नहीं करनी चाहिए, जैसे कोई यूनिट है, सपोज कर लीजिए कि जैसे कि वॉल्यूम है, वो आपको पता है कि अगर 1 लीटर जो वॉल्यूम है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपकी जो यूनिट होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसकी वजह से वो आपकी यूनिट वेरी नहीं होनी चाहिए। तो इनवेरिएबिलिटी तो सही है ये आपका। रिप्रोडक्टिबिलिटी मतलब उसको बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, आपका गलत है, कि आपकी जो यूनिट होनी चाहिए वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, ना कि इनएक्सेसिबल होनी चाहिए, ये आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से बताना है कि डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी किसके आपका जो है डायमेंशन है वो सेम है। तो ये मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। तो फोर्स तो दोनों में आ रहा है, इसके अंदर रेडियस है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है। रेडियस को भी आप मीटर के अंदर नापते हैं और फोर्स को, वर्क को भी आप क्या, डिस्प्लेसमेंट को भी आप किस में नापते हैं, मीटर के अंदर। तो टॉर्क इंटू रेडियस, इसका जो डायमेंशन होगा और वर्क का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, आपका सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर है वो क्या है, आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ए डायरेक्शन। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इसमें दे रखा है मस्ट बी ए वेक्टर, मे बी ए वेक्टर, मे बी बोथ स्केलर एंड वेक्टर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। तो बेटा जिस भी फिजिकल, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया कि मस्ट बी ए वेक्टर, जो कि गलत है। वो गलत क्यों है, क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी बेटा ऐसे ही होती है जिनकी डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी हम उनको स्केलर मान के कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है आपका, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ओके। आपने क्लास 10 में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ये आपका वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर अलजेब्रा जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो उसका एक पर्टिकुलर जो रूल रहते हैं, रेगुलेशन रहता है वेक्टर में। अगर मेरे को एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, आपको वही रूल फॉलो करने होते हैं। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं,
करंट की बात करते हैं तो करंट जो वेक्टर एडिशन जो जिस हिसाब से करते हैं या फिर जो सब्सट्रैक्शन करते हैं उन चीज़ों को करंट जो हमारा है वो फॉलो नहीं करता है, ये स्केलर अलजेब्रा को ही फॉलो करता है आपका। ओके, तो अगर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है तो अगर स्केलर अलजेब्रा को ही फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑफकोर्स ये क्या है, स्केलर ही है। ओके, बट इसकी क्या है, एक डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर होने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए बेटा, एक तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने वेक्टर अलजेब्रा जो आपका पढ़ा है वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करे। ओके, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसकी कोई डायरेक्शन है तो क्या हो सकता है, वो स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है, स्टिल वी कंसीडर इट इज ए स्केलर। तो इट मे बी बोथ स्केलर एंड वेक्टर। नहीं मे भी नहीं आ गया, ये सॉरी ये गलत है आपका, क्योंकि दोनों या तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, स्केलर और वेक्टर दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती आपकी। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, मे बी वेक्टर। वेक्टर हो भी सकती है, वो वेक्टर नहीं भी हो सकती। अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रही है तो क्या होगी, वेक्टर होगी। अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है तो स्केलर होगी। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट का बताया आपको यहाँ पे, तो ये क्या है, स्केलर अलजेब्रा, इलेक्ट्रिक करंट है, स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है, तो ये स्केलर है, इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, स्केलर है, स्टिल इट हैज सम डायरेक्शन। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसकी कोई डायरेक्शन है तो स्ट्रेट अवे आप ये नहीं बोल सकते कि वो वेक्टर ही होगा। आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है तभी आप क्या बोल सकते हैं, वो वेक्टर है। ठीक है, तो अगर किसी की डायरेक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, वो इट मे बी ए वेक्टर, इट मस्ट नॉट बी वेक्टर आपका नहीं हो सकता, इट मे बी वेक्टर, वो वेक्टर हो भी सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका आंसर जो है वो क्या है आपका, बी। 12th वेक्टर सम ऑफ द फोर्स 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि 10 न्यूटन है और 6 न्यूटन है, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। तो आपकी जो वैल्यू है होनी चाहिए वेक्टर एडिशन में 4 और 16 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, 8, 18, 20, तो 2 तो बाहर जा रहा है, 8 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 18 और 20 इनसे बाहर जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, केवल 8 न्यूटन आपका आंसर आएगा। तो 8 न्यूटन विल बी योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 अभी क्या दे रखा है बेटा, 2 न्यूमेरिकल इक्वल फोर्स P एंड P एक्टिंग एट ए पॉइंट प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P इटसेल्फ, द एंगल बिटवीन टू ओरिजिनल फोर्सेस इज। तो ये बेटा ये बहुत बार कर चुके हैं प्रॉब्लम में। आपको बताया था कि दो इक्वल फोर्स है F और F, उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा आपका, F ही आएगा। उनका रिजल्टेंट भी आपका किसके इक्वल आएगा, F ही आएगा। अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल हो कितना है, 120 डिग्री है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है, बहुत बार करवा भी चुके हैं। तो 13 का आपका आंसर क्या है, डी, 120 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 एक्स आपको दे रखा है 2ij के दिए, डॉट प्रोडक्ट आपको पूछा हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको बताया हुआ है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, i का i के साथ 6, j का j के साथ -6 प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा +1। तो ऑप्शन बी इसका क्या है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 इफ 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 5 इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स विल बी। तो मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ही हम कर सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द 2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसमें बेटा दिया हुआ है आपका 3 है, बी आपका दिया हुआ है 5 है, और एंगल भी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपका हो जाएगा 15/cos60 होता है 1/2, 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या है सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वन, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये इस बेटा ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें दिक्कत आई है उन बच्चों को सोल्व करने के लिए। तो आपको जैसे कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपको i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और आपको 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, 3-4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको चेकआउट करना है कि इनमें से कौन सा जो वेक्टर है वो क्या है, इस वेक्टर के पैरेलल है।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। ओके, अगर ये दो वेक्टर है, ये पैरेलल है, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं और इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके सेम आने चाहिए। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा क्या, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा क्या, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो जो भी वेक्टर आप चेकआउट कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर, उसका यूनिट वेक्टर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के। तो यहां पे आप देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है j/3 प्लस 3k, तो यहां पे तो आई की टर्म ही नहीं है, तो आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आई की टर्म तो आपके आएगी नहीं। सिमिलरली सेकंड वाले में j प्लस k दे रखा है आपका, आई की कोई टर्म ही नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता है। आई कैप माइनस के कैप, दूसरे वाले में जे कैप वाली टर्म नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपको उससे बात आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, नन ऑफ दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है कि दो वेक्टर आपको दिया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर इन दोनों को मैं सम करूं तो सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो 17 में एक तो आपको दिया हुआ है क्या, 4i कैप प्लस 7j कैप, ये आप मान लीजिए ए वेक्टर है, और एक बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। आपको इनका सम निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई कैप में आई कैप ऐड कर देंगे, 6i कैप हो गया, जे कैप में जे कैप 10j कैप। अभी आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, 36 प्लस 100, 1√136, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या है, सी सही है इसका, 36 रेट पावर 0.5, दैट मीन्स √136। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा बहुत बार आपको एग्जांपल भी दे चुका हूं कि वर्क स्केलर होता है, एनर्जी भी स्केलर होती है, फोर्स आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत सिंपल था, 18 का सी। 19 आपको y इक्वल टू 10x दे रखा है, इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो बी आपका करेक्ट है। 20 1/x आपको दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x की पावर -1 पावर आगे आ जाएगी आपकी, तो माइनस ऑफ 1/x हो जाएगा इसका आंसर। तो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, 1 मिनट। एक मिनट। ओके बेटा, तो ये बाद की जो प्रॉब्लम है काफ़ी सिंपल है, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको डिस्कस कर देता हूँ। 20 तक तो मैंने आपको बता दिया है, तो 21 से लेके वो सिंपल मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछ रखा है आप लोगों से। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि 20 तक बता दिया, y इक्वल टू e की पावर x, तो मैंने आपको बताया था एकमात्र ऐसा होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। 21 का e की पावर x। 22 का दे रखा है आपको y इक्वल टू 1/x², तो आप कैसे लिखेंगे इसको, x की पावर -2 डिफरेंशिएट करना है आपको, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम करेंगे तो 2/x³ बन जाएगा। ओके, तो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा क्या, 2/x³, ऑप्शन ए सही है इसका 22 का। 23 भी आपको दिया हुआ है, ये थोड़ा सा सही बेटा क्वेश्चन ठीक है आपका, y इक्वल टू 3x प्लस 7 sin x। इसको बेटा कई तरह से कर सकते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके फिर कर लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप क्या कर लीजिए, इसमें ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, u v वाली आप लगा दीजिए, u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, तो फर्स्ट वाला एडिटीज रखेंगे हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड वाले को, तो cos x हो गया आपका, प्लस सेकंड वाला अभी एडिटीज रखेंगे हम, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, फर्स्ट वाले को, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3, 7 का 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन राइट है इसके अंदर वो है क्या, 3 sin x प्लस 3x प्लस 7 cos x, तो ऑप्शन ए ही सही है आपका 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, sin x प्लस cos x दे रखा है आपको, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का क्या होता है, माइनस sin x,
तो आपका ये सही है। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिनिमा एग्जिस्ट, तो आपको बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 2x। इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के, तो x इक्वल टू 0 आएगा आपका। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो मिनिमा आ जाएगा आपका किस पे, x इक्वल टू 0 पे। तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी बेटा आपसे क्या पूछा है, 26 में आपसे मैक्सिमम पूछा है कि कहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में तो 26 आपको दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x। आपसे मैक्सिमम पूछा है कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो माइनस का 4x, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, 18x का आ जाएगा आपका 18। तो dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे आप, 0 की इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, तो माइनस 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/2। तो x इज इक्वल टू 9/2 पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम होगा मिनिमा होगा वो हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन से, d2y बाई डी एक्स। तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 आ गया। तो ये क्या है, लेस देन 0 क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा किसके ऊपर, x इक्वल टू 9/2 पे। तो आपका जो आंसर सही है वो क्या है, 4.5, 9/2 4.5, ऑप्शन डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बड़ा ही सिंपल था, वेक्टर क्वांटिटी आपको बताना। तो स्पीड डिस्टेंस आपकी स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो 28 का आंसर है आपका, सॉरी 27 का सी डी था, 28 का क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके 29 आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मेक नो सेंस इन केस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। कौन सा ऑपरेशन है वो कोई भी सेंस नहीं बनाता है। तो मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर, तो मैंने बताया था कि किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो सही है। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ओके। तो दूसरा क्या दिया हुआ है कि किसी वेक्टर के सेम वेक्टर, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, कि कंपोनेंट ऐड कर रहा हूं उसी वेक्टर के अंदर, ओके। तीसरा आपको क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर। तो दो स्केलर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6 होता है, आपको पता है। एक क्या है, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसकी कोई डायरेक्शन होती है, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते किसी भी स्केलर को वेक्टर में। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर को वेक्टर से, बट यू कैन नॉट ऐड ए स्केलर क्वांटिटी इनटू ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, आपका कोई सेंस नहीं बनाता है आपका। तो ऑप्शन डी सही है, 29 का डी, ओके। 30, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप जे कैप प्लस के कैप विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा ये मैंने आपको करवाया था। तो मैं आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस का लोगे एक वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। तो अलग से वो वेक्टर मैंने मान लिया बी वेक्टर आई कैप, एक्स एक्सिस का लो, और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो वो है आपका क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको बस अब क्या करना है, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, आपको इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ओके। बिकॉज जो बी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस का लोग ही आपका एक्ट हो रहा है, तो सेम एंगल ही आएगा, ओके। तो कोस थीटा आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमको आपको पता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3 हो जाएगा। बी का क्या आ जाएगा 1, तो थीटा क्या आ जाएगा आपका 1/√3। तो जो आंसर है आपका वो क्या है, तो कोस इनवर्स 1/√3। तो आपको पता है 1/√3 ना तो 30 डिग्री पे होते हैं, ना 45 पे होता है, ना 60 पे होता है। 30 पे कोस थीटा 30 की वैल्यू होती है √3/2, 45 पे होती है 1/√2, कोस 60 पे होती है 1/2। तो ये दोनों तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपका एंगल क्या आएगा, नन ऑफ दीज आंसर आपका आ जाएगा 30 का डी। अभी अगला बेटा परसेंटेज एरर पूछा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में है, तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी।
आप परसेंटेज में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी मास के अंदर आपको परसेंटेज एरर आपको क्या दिया हुआ है 2% और उस वेलोसिटी के अंदर 3 है, तो ये आ जाएगा 2 + 2 × 3, तो आपका जो आंसर आ जाएगा एरर इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका 8। ओके, तो 31 का डी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर दे रखा है 2% है, एरिया में क्या आएगा, तो एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा 4%। तो 32 का मैंने कर दिया है ए, जो की है क्या 4%। 33 दे रखा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट लेंथ ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो लेंथ आपको दे रखा है, तो अगर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका एल क्यूब होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका एल क्यूब होता है, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो लेंथ के अंदर 3% है, वॉल्यूम के अंदर कितना आ जाएगा 9%, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो भी क्या आ जाएगा डी आपका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34, अगर z की वैल्यू आपको दी हुई है a की पावर 1/3, a के अंदर परसेंटेज एरर आपको 1% दिया हुआ है, तो z के अंदर निकालना है, तो डेल्टा z/z क्या आ जाएगा 1/3 डेल्टा a/a, तो इसके अंदर 1% है, तो z के अंदर कितना आ जाएगा 1/3%, तो आपका आंसर क्या है a 34 का। 35 आपको दिया हुआ है एरर इन द रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है, इसके वॉल्यूम में निकालना है, तो आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3, तो ये तो कांस्टेंट होगी आपकी, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो रेडियस के अंदर दे रखा है आपका क्या 1% है, तो वॉल्यूम के अंदर कितना आ जाएगा 3%, तो 35 का आपका बेटा आंसर आ जाएगा क्या सी विच इज 3%। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया हुआ है z = ab² आपको दिया हुआ है, z आपको दिया हुआ है ab², a के अंदर परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है 1% और b के अंदर दिया हुआ है 2%, तो आपको निकालना है z के अंदर, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है डेल्टा a/a प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा b/b, a के अंदर 1% बता रहा है, b के अंदर 2% बता रहा है, तो 2 × 2 5% आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो भी क्या है 36 का भी डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 37, परसेंटेज एरर दे रखा है बेटा मास एंड लेंथ ऑफ ए क्यूब, आपको निकालना है डेंसिटी के अंदर, तो बेटा जो आपका डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी आपका क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, ये मैंने आपको बताया हुआ था, तो डेल्टा रो बाई रो क्या हो जाएगा एरर इन रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा रिलेटिव एरर इन मास क्या हो गया, रिलेटिव एरर इन मास आपका हो गया क्या 3%, और वॉल्यूम के अंदर भी आपका दे रखा है एज ऑफ ए क्यूब दे रखा है 2%, तो वॉल्यूम पे कितना आ जाएगा 6%, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका 9% आ जाएगा, तो 37 का भी सी है आपका 9%। 38 सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रखा है आपको, किसके अंदर 0.0310, तो आपको पता है ये तो काउंट नहीं होगा, ये ट्रेलिंग जीरो आपका काउंट हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। 39 में बेटा क्या पूछ रखा है सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रखा है आपको 5.29 × 10⁻15, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका भी। 40 तो बेटा लास्ट का जो आपसे पूछा हुआ है वो आपसे पूछा हुआ है क्या, वो भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही है, तो 200.00, तो मैंने बताया था जितने भी ट्रेलिंग जीरो होते हैं डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो सारे क्या होता है आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो बेटा यहाँ तक आपका पेपर का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।